गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप चैप्टर रीड कर रहे थे यहाँ पर दो ध्रुवीयता का अंत, और मैंने आपको क्लियर किया था दो ध्रुवीयता दो राष्ट्रों की जो यहाँ पर बात की गई थी, या ये कह सकते हैं कि जो पूरा विश्व दो राष्ट्रों में विभाजित होने जा रहा था। ठीक है, वो कौन कौन से थे बेटा? यहाँ पर एक यूएसएसआर था एंड सेकेंड इज यूएसए। क्लियर टू यू? तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टाइम कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था, उसके रीजन क्या थे एग्जैक्टली, वो हमने पढ़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं विघटन की परिणतियाँ। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज, जो परिणाम आए वो परिणाम क्या आए थे, इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे हैं। देखिए, यदि हम सोवियत संघ की जो दूसरी दुनिया है और पूर्वी जो यूरोप था उसकी समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से काफ़ी गंभीर रहे हैं। इसमें मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हैं। देखिए, मोटे तौर पर हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें 3 प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, और हर परिवर्तन के बारे में यदि मैं बात करूं तो हर किसी के प्रभाव यहाँ पर आए हैं। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ था। देखिए, दूसरी दुनिया का जो पतन हुआ था तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एक परिणाम जो है इसका वो शीत युद्ध के संघर्ष की समाप्ति में हुआ था। ठीक है, समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ जाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। देखिए, यहाँ यदि मैं देखूँ तो जो समाजवादी प्रणाली है वो एक समाजवादी प्रणाली थी, दूसरी पूंजीवादी थी। ठीक है, ये यूएसए की थी और ये वाली किसकी थी? यूएसएसआर की थी। तो यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो वो उसको पछाड़ जाएगी या नहीं पछाड़ेगी, ये जो विचारधारा थी। ठीक है, अब ये विवाद का कोई मुद्दा नहीं था। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। शीत युद्ध का जो भी ड्यूरेशन चल रहा था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जो थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट नहीं हुआ था, जिसकी समाप्ति हो गई थी, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो ये दो गुट थे, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, ठीक है, दोनों ही गुटों की सेना जो है वह आपस में उलझ गई थी। हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था तथा विश्व को सैन्य 2 गुटों में बांटा गया था। देखिए, पूरे विश्व को 2 गुटों में बट गए थे। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी जो समाप्त हो गई थी और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ था। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध जो हैं वह बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। देखिए, दूसरा मैंने आपको फर्स्ट पढ़ा दिया है, सेकंड हम यहाँ देखेंगे कि जो विश्व राजनीति में शक्ति संबंध थे, ठीक है, वे भी बदल गए थे और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया था। शीत युद्ध के अंत समय में केवल 2 संभावनाएं ही बची थी। एक तो यह थी कि एक महाशक्ति का दबदबा होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा विश्व जो है वह एक ध्रुवीय विश्व बनेगा। फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। फिर उसके बाद यदि हम यहाँ पर बात करें तो जो पूरा विश्व है, ठीक है, वो एक ध्रुवीय बनेगा, या हम ये कह सकते हैं कि जो कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। जो अलग अलग राष्ट्र हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और एक बहुध्रुवीय विश्व बनेगा। देखिए, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये कि कहीं पूरा विश्व एक ध्रुवीय ना बन जाए, एक ही मतलब जो राष्ट्र है वो डोमिनेंट ना रह जाए, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो अलग अलग राष्ट्र हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और बहुध्रुवीय जो है वह पूरा राष्ट्र बनेगा, पूरा विश्व बनेगा। किसी एक देश का इसमें कोई बोलबाला नहीं होगा। यह अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठे। हुआ यह है कि अमेरिका जो है वह अकेली महाशक्ति बन बैठा, क्योंकि यूएसएसआर का इसमें विघटन हो गया था और फिर अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वर्ल्ड बैंक और IMF हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं इनकी? यूएसए में हैं। जो संस्थाएं हैं वे विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया। देखिए, जो IMF की यदि मैं बात करूं, ठीक है,
और मैं WHO की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ हम देखेंगे कि देशों की ये दोनों ही संस्थाएं, इन जैसी संस्थाएं देशों के ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया था। इन संस्थाओं ने पूंजीवाद की ओर बढ़ावा देने के लिए कर्ज दिया था। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। और तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। और सोवियत जो हमारा खेमा था, ठीक है, जो हमारा सोवियत ब्लॉक था, उसका जो विघटन हुआ था, उसका मतलब था नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर कि बाल्टिक और पूर्व यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाने चाहते थे और इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जारी रखा। देखिए, जो मैं यदि यहाँ पर मध्य एशियन जो कंट्री हैं उनकी बात करती हूँ तो वो अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे और इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते जो थे वह जारी रखे और पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं जो थी वह अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्लियर टू यू? अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी क्या है। ठीक है, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। साम्यवाद के पतन, ठीक है, जो USSR का पतन हुआ था के बाद पूर्व सोवियत संघ की गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य, पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। देखिए, जो कंट्री थी USSR की, जब USSR का विघटन हो गया था तो उसके पश्चात जैसे कि रशिया है और मध्य एशिया के जो गणराज्य रिपब्लिक कंट्रीज हैं और पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे, तो पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास इन्होंने मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया है। देखिए, जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो निर्देशित मॉडल था उसके आधार पर इसे शॉक थेरेपी कहा गया है। और इसका अर्थ क्या है? आघात पहुंचाकर उपचार करना। शॉक थेरेपी का मतलब यहाँ पर क्या है? आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ की दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी। देखिए, हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? प्रत्येक देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी होनी चाहिए? पूंजीवादी होनी चाहिए। और इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी को सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व है। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। इसके अंदर कौन सी चीजें शामिल थी? कि जो राज्य की संपदा है उसको निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाना चाहते थे। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया था। जो सामूहिक फार्म थे उनको निजी फार्म में कन्वर्ट किया गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद और पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया था। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्था के प्रति रुझान जो है वह बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी है। अब जो यहाँ के लोग थे वो क्या मानने लग गए थे कि जो यहाँ पर
ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी है। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तना और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई है। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया और खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जुड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया और पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों का विकास और मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। क्लियर हो गया आपको इतना? ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर ओपन करें। देखिए आप पढ़ चुके हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या क्या परिणाम आए थे जो यहाँ सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था उसके। ठीक है, तो देखिए द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ सोवियत यूनियन and the socialist system in Eastern Europe had profound consequences for world politics। ये कहता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था या फिर ये कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड, जो दूसरी दुनिया सोवियत यूनियन की और सोशलिस्ट जो सिस्टम था ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ठीक है, तो हैड प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके जो आउटपुट हैं, इसके जो रिजल्ट हैं वो पूरे विश्व की पॉलिटिक्स, राजनीति के ऊपर आए थे। लेट अस नोट हेयर थ्री ब्रॉड काइंड ऑफ इंड्यूरिंग चेंजेस। और यहाँ पर हम तीन प्रकार के कुछ प्रभावों को देखेंगे दैट रिजल्टेड फ्रॉम इट, जो इससे एक रिजल्ट जो मतलब हमें इससे प्राप्त हुआ था। ईच ऑफ दिस हैड ए नंबर ऑफ इफेक्ट दैट वी कैन नॉट लिस्ट हेयर। इनका जो प्रत्येक का प्रभाव है वह काफ़ी आया था और इसको हम यहाँ लिस्ट नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इट मेंट दैट द एंड ऑफ कोल्ड वार कन्फ्रंटेशन। इसका मतलब था कि जो शीत युद्ध की समाप्ति एंड द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटल सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनी मोर। और अब जो है एक आइडियोलॉजिकल जो डिस्प्यूट है जो काफ़ी समय से चल रहा था कि विच वन इज़ बेटर, सोशलिस्ट सिस्टम इज़ बेटर और कैपिटलिस्ट सिस्टम इज़ बेटर, वो अब जो कंपटीशन था, ठीक है, बीट करने का एक दूसरे को, वह समाप्त हो गया था। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड एंगेज द मिलिट्री, और इसी डिस्प्यूट के दौरान जो इन टू ब्लॉक्स की जो मिलिट्री थी उस वो आपस में एंगेज्ड हुई, ठीक है, एंड हैड ट्रिगर्ड ए मैसिव आर्म रेस, और उन्होंने मतलब काफ़ी हथियारों को इकट्ठा किया, न्यूक्लियर वेपन्स को किया, एंड हैड लेड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स। द एंड ऑफ कन्फ्रंटेशन डिमांडेड एंड द एंड ऑफ दिस रेस एंड ए पॉसिबल न्यू पीस। और जो ये कहता है, जो ये विवाद आपस में चल रहा था इस कंपटीशन का, इसमें सिर्फ यही डिमांड की गई थी कि जो हथियारों की रेस है वह समाप्त हो जाए और एक नई शांति की यहाँ पर स्थापना हो। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। जो शक्ति का संबंध था वो पूरे विश्व में राजनीतिक रूप से बदल गया था। एंड देयर फॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो चेंज। और जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस था आइडियाज का या इंस्टीट्यूशन का वो भी यहाँ पर बदल चुका था। एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड द एंड ऑफ द कोल्ड वार लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज। और जो एंड है कोल्ड वार का, लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज, उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज रहती थी। जो कोल्ड वार का खत्म हो गया था, शीत युद्ध की जो समाप्ति हो गई थी, इधर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट। जो भी सुपर पावर बची हुई है वह पूरे विश्व पर डोमिनेट होगी। क्रिएट ए यूनिपोलर सिस्टम, और एक यूनिपोलर मतलब एक ही राष्ट्र का पूरे विश्व पर अधिकार होगा या डोमिनेट होगा। एक यूनिपोलर सिस्टम, यूनि का मतलब होता है एक, तो एक ध्रुवीय जो पूरा विश्व बनेगा। और डिफरेंट कंट्रीज, या ऐसा हो सकता है कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं या कंट्रियों के जो ग्रुप हैं कुड बिकम इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम। या ऐसा हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के अंदर जो विभिन्न कंट्रीज हैं और ग्रुप हैं कंट्रीज की, वो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स बने। देयर बाय ब्रिंगिंग इन ए मल्टी पोलर सिस्टम, जहाँ, और ऐसा हो सकता है कि पूरा विश्व एक मल्टी पोलर सिस्टम बने
बहुध्रुवीय राष्ट्र बहुध्रुवीय बने। वियर नो वन पावर कुड डोमिनेट, जहाँ पर कोई भी एक पावर डोमिनेट नहीं होगी। एज इट टर्न आउट, लेकिन रिजल्ट क्या आए, जो यूएस था बिकम द सोल सुपर पावर, यूएस जो सबसे ऊपर वाली पावर बना। एंड बैक्ड बाय द पावर प्रेस्टाइज द यूएस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली। और ये कह सकते हैं कि जो यूएस की इकोनॉमी थी वो कैसी थी, पूंजीवादी थी, कैपिटलिस्ट थी। वॉज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमी सिस्टम इंटरनेशनली। इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक, और इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ था, वर्ल्ड बैंक था, बिकम पावरफुल एडवाइजर्स, ये ज़्यादा शक्तिशाली सलाहकार बने। टू ऑल दीज कंट्रीज, इन सभी देशों के, सिंस दे गया क्योंकि इन्होंने इसे लोन दिया था, ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में परिवर्तित होने के लिए। पॉलिटिकली द नेशन ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी एमर्ज्ड एज ए बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। थर्ड देख लेते हैं यहाँ पर, द एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक मेंट द इमरजेंस ऑफ ए न्यू कंट्रीज। जो एंड हुआ था सोवियत ब्लॉक का, इससे क्लियर है कि कुछ नए राष्ट्रों की यहाँ पर स्थापना होगी, या ये कह सकते हैं कि कुछ नए राष्ट्र उभर कर यहाँ सामने आएंगे। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस, और इन सभी कंट्रीज की अपनी अलग से व्यक्तिगत रूप से इनकी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, इनकी कुछ आकांक्षाएं होंगी, चॉइसेस होंगी। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ ऐसे थे, स्पेशली बाल्टिक जैसे एंड ईस्ट यूरोपियन जो स्टेट्स से, वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन, वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। एंड बिकम पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो का वह सदस्य बनना चाहते थे। जबकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वह अपनी भौगोलिक अक्षेत्र का फ़ायदा उठाना चाहते थे। एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाई विद रशिया, और उनका जो है नज़दीकी संबंध रशिया के साथ रहा। एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश टाई, और उन्होंने अपना जो संबंध है वह वेस्टर्न कंट्री जैसे कि यूएसए एंड चाइना और अदर्स के साथ भी रखा। दस द इंटरनेशनल सिस्टम सो मैनी न्यू प्लेयर्स एमर्ज, और इस तरीके से हम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में देखें तो कुछ नए खिलाड़ी हमारे सामने उभर कर आए थे। इच विद इट्स ओन आइडेंटिटी, जिनकी अपनी एक अलग पहचान थी, इंटरेस्ट था और इकोनॉमिक थी, और पॉलिटिकल उनकी अपनी अलग से राजनीतिक समस्याएं थी। इट इज़ टू दिस इशू दैट वी नाउ टर्न। अब यहाँ हम शॉक थेरेपी की बात करेंगे। शॉक थेरेपी क्या है? द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म followed in most of these countries by a painful process of transition from the authoritarian socialist system to the democratic political capitalist system। यहाँ जो मतलब कम्युनिज्म हुआ था इन कंट्रीज़ के अंदर, तो वो काफ़ी पेनफुल था। पेनफुल क्या था? जो ट्रांजिशन हुआ था सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। द मॉडल ऑफ द ट्रांजिशन इन रशिया, जो मॉडल था रशिया के अंदर ट्रांजिशन का, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, उसे इन्फ्लुएंस वह किससे था? वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से। जैसे लास्ट में क्या कहा गया है? शॉक थेरेपी कहा गया है। शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंगस्ट द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर वर क्विट सिमिलर। शॉक थेरेपी को हम ये कह सकते हैं कि जो इसकी इंटेंसिटी है या स्पीड है फॉर्मर जो कंट्री थी सेकेंड वर्ल्ड वार में उनमें, और जो इसकी डायरेक्शंस एंड फीचर्स हैं वो क्वाइट सिमिलर हैं। ईच ऑफ दिस कंट्रीज, इनमें से प्रत्येक कंट्री रिक्वायर्ड टू मेक टोटल शिफ्ट ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इनमें से प्रत्येक जो कंट्री है वह अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शिफ्ट करना चाहती थी। विच मेंट रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। चाहे मतलब उस टाइम पे जो कोई भी स्ट्रक्चर रहा है सोवियत पीरियड के टाइम पे, वह उसे पूरी तरीके से बदलना चाहती थी। अबोव ऑल मेंट द प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और इन सब के बाद यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप हुई, निजीकरण हुआ।
एंड टू बी डोमिनेंट, और यही डोमिनेंट पैटर्न रहा ओनरशिप में प्रॉपर्टी के संबंध में। प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट, राज्यों का निजीकरण हुआ असेट संपत्ति पर। एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय द, जो कलेक्टिव फार्म्स थे, जो सामूहिक रूप से जो फार्म्स चलाए जाते थे, उन्हें रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग में। एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट अल्टरनेट और ए थर्ड वे एंड अदर स्टेट कंट्रोल्ड सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व ए ड्रास्टिक चेंज, शॉक थेरेपी के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज भी था इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन, उसमें एक भारी जो बदलाव हुआ था ऑफ दिस इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था में। डेवलपमेंट वाज नाउ इन्वेसाइज्ड थ्रू मोर ट्रेड, डेवलपमेंट जो है वह ज़्यादा व्यापार के साथ किया जा सकता था। एंड दस ए सडन एंड ए कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर एसेंशियल, और इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल ही अचानक से फ्री ट्रेड हुआ, मुक्त व्यापार हुआ। द फ्री ट्रेड रेजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी मेन इंजन ऑफ द चेंज। इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड था एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही वर टू बी मेन इंजन ऑफ द चेंज, ये है मुख्य कारक थे इन चीज़ों के जो वहाँ पर बदलाव हुए थे। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपन्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर काफ़ी खुला मतलब छूट मिली हुई थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन और करेंसी कन्वर्टेबिली। फाइनली द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वाइट ए ब्रेक ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अब यहाँ पर ये कहता है कि अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। एंड ईच स्टेट फ्रॉम द ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन, और इस तरीके से प्रत्येक स्टेट को, प्रत्येक ब्लॉक को, इस ब्लॉक का जो प्रत्येक स्टेट था उसे प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी देशों या अन्य पश्चिमी देशों से कनेक्ट कर दिया गया, और अन्य जो उसके आसपास के रीजन थे उनसे उनका संबंध समाप्त कर दिया गया। दीज स्टेट वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमी सिस्टम। इस तरीके से जो ये स्टेट्स थे इन्होंने जो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था का जो सिस्टम था उसे अपनाया। एंड द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट, और जो पश्चिमी पूंजीवादी देश थे, नाउ बिकम द लीडर्स, और अब ये लीडर्स बन गए। एंड दस गाइडेड, और अब ये इन्हें गाइड करते थे। एंड कंट्रोल, और नियंत्रण भी रखते थे डेवलपमेंट ऑफ द रीजन, इन क्षेत्रों का जो विकास है उससे संबंधित थ्रू वेरियस एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन, कुछ संगठनों के थ्रू इनसे अपना यह कंट्रोल करते थे। क्लियर टू यू?